नमस्कार, मेरा नाम है मेघा कुमारी। आज मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लास 11th का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम भाग 9वां पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था? पिछली वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स के बारे में जाना था। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यही वह अंगक है जो कोशिका के लिए ऊर्जा एनर्जी बनाता है। यह भोजन को तोड़कर एटीपी बनाता है। एटीपी की वह ऊर्जा है जिससे कोशिका के सारे काम चलते हैं। इसलिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो कोशिका के पास ऊर्जा नहीं होगी। और प्लास्टिड के बारे में जाना था कि प्लास्टिड मुख्य रूप से पादप कोशिका मीन्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट या हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट या फल और फूलों को लाल, पीला, नारंगी रंग देता है। और ल्यूकोप्लास्ट या भोजन को संग्रह मीन्स स्टोर करने का काम करता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राइबोसोम, कोशिका कंकाल, सिलिया एवं फ्लैजेला के बारे में। तो अब हम समझते हैं कि राइबोसोम का एक अच्छा सा परिचय। राइबोसोम खोज जॉर्ज प्लेट्स 1953। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे गए संघनन, कणिकामय संरचना, आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। किसी झिल्ली से घिरे नहीं रहते। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। देखिए, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम की जो खोज है वो किए थे जॉर्ज प्लेट। ठीक है, इन्होंने जो राइबोसोम की जो खोज की थी 1953 में किया। उन्हें सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसे देखने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का से देखा। ठीक है, राइबोसोम बहुत छोटे ग्रैनुअल पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत बड़े पार्टिकल्स नहीं होते, बहुत ग्रैनुअल, जिसको हम लोग कणिकामय बोलते हैं। ठीक है, कणिकामय संरचना होती है। इसके मुख्य रूप से 2 चीज़ें बनते हैं। आरएनए, जिसको हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा प्रोटीन। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन झिल्ली से घिरे नहीं होते, इसलिए उन्हें हम लोग नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि इसको हम लोग नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल ये भी कहा जाता है। इसका सबसे मुख्य काम क्या होगा? हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करना। कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे अगर कोशिका एक फैक्ट्री है तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने की एक मशीन है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इसके परिचय। एक और बात है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है कि बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन वास्तव में ये 2 जगहों में मिलता है। पहले फ्री राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में होता है, एक बॉन्ड राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। ये 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। दूसरा है कि राइबोसोम के प्रकार। ये राइबोसोम के प्रकार क्या क्या होते हैं? ठीक है, देखिए, यूकैरियोटिक राइबोसोम 18S, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। दोनों में 2 उपइकाइयाँ होती है, बड़ी उपइकाइयाँ, छोटी उपइकाइयाँ। S जो कि स्वेडवर्ग इकाई आकार व घनत्व दर्शाता है। आप लोग समझो। अब हम राइबोसोम के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में समझने जा रहे हैं। राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं।
पहला हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक होगा वो 70S, ठीक है, और यूकैरियोटिक जो होगा वो होगा 18S। जो आपको तो पता है ना कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में होता है और यूकैरियोटिक हमारा पौधों और जानवरों में होता है। दोनों राइबोसोम में दो भागों में एक बड़ा बड़ा मिलकर बनते, एक लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और एक स्मॉल सब यूनिट। इसका पिक्चर हम लोग पीछे स्लाइड में देख सकते हैं, लार्ज सब यूनिट और एक है हमारा स्मॉल सब यूनिट। दोनों जब मिलते हैं तब हमारा राइबोसोम बनता है। ये इधर पिक्चर डाला है, वो देखो। एस का मतलब क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा बच्चों को। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्वेडबर्ग यूनिट एस का मतलब है, एस का मतलब, ठीक है। यह राइबोसोम का साइज और डेंसिटी को बताता है कि राइबोसोम की क्या साइज है, क्या डेंसिटी। यार कंफ्यूजन पॉइंट ये यहाँ पर होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा 70S + 40S = 100S होगा। ऐसा नहीं होता, ओके। यूकैरियोटिक राइबोसोम में 60S + 40S होता है जो मिलकर 80S बनाता है, क्योंकि जो हमारा स्वेडबर्ग यूनिट ऐड नहीं होते बल्कि सेडिमेंटेशन रेट पर आधारित होते हैं, ठीक है। आपको एकदम ध्यान देना है कि ऐड नहीं होगा, सेडिमेंटेशन रेट पर यह आधारित होगा। तीसरा स्लाइड पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, ओके। साइटोस्केलेटन क्या है, प्रोटीन युक्त जालिकाव तंतु कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका को सहारा देते हैं, संरचना बनाए रखते हैं, गति में सहायक होते हैं। पहले इसको समझते हैं, ओके। जो हमारा साइटोस्केलेटन है वो उसका मतलब क्या होता है वो पहले समझो। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद प्रोटीन फाइबर का जाल यह कोशिका के अंदर एक नेटवर्क बनाता है, एक जाल बनाता है, इसलिए इसे हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। समझ में आया? क्योंकि यह कोशिका को स्केलेटन मीन्स ढांचा देने की तरह सहारा देता है। स्केलेटन मतलब आप लोग जानते हो जैसे ह्यूमंस में स्केलेटन होते हैं उनके बोन्स के, वैसे वो इसे ढांचा देने का काम करता है। इसे इसके मुख्य 3 रूप होते हैं, मीन्स 3 तंतुआं होते हैं। पहला होता है माइक्रोट्यूबल्स, फिर एक है माइक्रोफिलामेंट, तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल, अगर कोशिका एक बडिंग है तो इसका साइटोस्केलेटन उसका आयरन फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। अब आपको मैं इनके बारे में बताती हूँ कि ये जो है वो क्या है। अभी सब डायग्राम को देखिए। पहला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। यह बाहरी झिल्ली होती है जो सिलिया या फ्लैजेला को ढककर सुरक्षा देती है। दूसरा है हमारा ये जिसको हम लोग पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं और इसको हम लोग डॉबलेट भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ 9 जोड़ी सूक्ष्म कणिकाएं होती है जो संरचना और गति में मदद करती हैं। आप देख भी रहे होंगे ना, इसमें छोटे छोटे कणिकाएं। फिर है इंट्रा डॉबलेट ब्रिज, ये क्या करता है, ये 2 माइक्रोट्यूबल्स को आपस में जोड़ने वाला पुल है या कह सकते हो ब्रिज, ठीक है, ब्रिज होता है। सेंट्रल क्षेत्र के बारे में जानेंगे ये, ठीक है। ये क्या है, यह बीच की नलिकाओं को ढकने वाली परत होती है जो इन्हें स्थिर रखने का काम करती है, जिसको हम लोग सेंट्रल क्षेत्र कहते हैं। फिर है रेडिकल स्पोक, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। रेडिकल स्पोक वह बाहरी माइक्रोट्यूबल्स है जो केंद्रिक भाग से जोड़ने वाली छड़ होती है, ठीक है। केंद्रिक भाग को क्या करती है, जोड़ के रखती है। एट लास्ट एंड लीस्ट सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स, ये क्या है, ये बीच में मौजूद 2 सूक्ष्म नलिकाओं होती है
जो पूरी संरचना के नियंत्रण और संतुलन में मदद करती है, कंट्रोल करके इसे रखती है। आगे पढ़ेंगे साइटोस्पंजर के कार्य। ठीक है, ये क्या होते हैं? यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, कोशिका को आकार देती है, कोशिका के आकार को बनाए रखता है, कोशिका की गति में सहायक होता है, अंतरिक्ष संगठन में मदद करता है। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग समझो। देखिए, पहली बात है कि जो साइटोस्केलेटन कोशिका में कई महत्वपूर्ण काम करते हैं, इसको हम ध्यान से सुनिए। पहला, मैकेनिकल सपोर्ट, कोशिका को मजबूत और सहारा देने का काम करता है। सेप मेंटेन मीन्स कोशिका को आकार बनाए रखता है। सेल मोमेंटम में आपको मूवमेंट करवाता है, कोशिका की गति में वो मदद करता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका के अंदर ऑर्गेनल्स को सही जगह पर रखने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोशिका के अंदर पदार्थ के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। और एक चीज़, बहुत बच्चे सोचते हैं कि जो हमारा स्केलेटो सिस्टम है वो केवल स्ट्रक्चर के लिए होता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यह मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अब अगला है हमारा, उसको कहते हैं हम लोग पश्चनाभ व कशाभिका परिचय। ठीक है, सिलिया एंड फ्लैजेला का परिचय। कोशिका झिल्ली की रोम वृद्धि और पश्चनाभ छोटी संरचना, कशाभिका लंबी संरचना, दोनों गति में सहायक। प्रोकैरियोटिक कशाभिका यूकैरियोटिक से भिन्न होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिलिया और फ्लैजेला के बारे में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सिलिया एंड फ्लैजेला। ओके, फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। पहले कोई भी पूछेगा कि कैसी प्रोजेक्शन है, आपको बोलना है ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है। सिलिया, जिसको हम लोग पश्चनाभ बोलते हैं, ये बहुत छोटी संरचना होती है, बहुत छोटी, बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। जो फ्लैजेला होता है, जिसको हम लोग कशाभिका बोलते हैं, वे बहुत लंबी होती है और कम संख्या में पाई जाती है। इनकी गति मूवमेंट कैसी होगी? तो सिलिया, जिसको और की तरह काम करता है, किसकी तरह? और जो फ्लैजेला है वो प्रोपेलर की तरह काम करता है। अब फ्लैजेला किसके तरह काम करेगा? प्रोपेलर की तरह। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला की स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग होती है। दिमाग में ये नहीं लाना है कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो फ्लैजेला होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि पश्चनाभ व कशाभि के कार्य। मीन सिलिया और फ्लैजेला का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो क्या लिखा है कि पश्चनाभ चप्पू की तरह कार्य करता है, द्रव की गति में सहायक, कशाभिका कोशिका की गति में सहायक, अपेक्षाकृत लंबी संरचना, चलायमानता प्रदान करती है। देखिए, सिलिया और जिसको हम लोग चप्पू कहते हैं, ठीक है, की तरह कार्य करता है, आपस के फ्लूइड को मूव करता है। फ्लूइड है ना, तरल पदार्थ, उसको मूव करता है। एग्जाम्पल में आप लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक में म्यूकस हटाने में मदद करता है। तो किस में म्यूकस हटाता है? रिस्पायरेटरी, ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक, वहाँ से ये म्यूकस रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा? म्यूकस रिमूव। ओके, ये म्यूकस को रिमूव करेगा। हमारा बात आते हैं फ्लैजेला के बारे में। ये कोशिका को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एग्जाम्पल में आप स्पर्म सेल की गति देख सकते हो। तो फ्लैजेला जो है हमारा, उसका एक एग्जाम्पल बहुत एग्जाम में पूछते हैं हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्पर्म सेल। ये क्या करेगा? गति करवाता है स्पर्म सेल का,
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो कि 7th स्लाइड है हमारा, उसका नाम है अक्षसूत्र व 9+2 संरचना। सिलिया और फ्लैजेला के अंदर एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग अक्षसूत्र कहते हैं। 2 झिल्लियों से ढके होते हैं। अंदर का कोर अक्षसूत्र सूक्ष्म मणिलिकाओं से बना होता है। केंद्र में 2 नलियाएं, बाहर 9 द्विक नलियाएं, इसे 9+2 प्रणाली कहते हैं। इसको समझो, जिसको हम लोग एक्सोनेम कहते हैं। एक्सोनेम या माइक्रोट्यूबल से बना होता है। इसके विशेष अवस्था होती है, ठीक है, अलग अलग अवस्था। 9+2 का जो अरेंजमेंट है वो क्या है वो समझो। सेंटर में 2 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं और आउटसाइड होते हैं आपका 9 डबलेट माइक्रोट्यूबल्स। ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 9+2 स्ट्रक्चर कहते हैं। यह स्ट्रक्चर मोमेंट में मदद करता है। तो आपसे पूछेगा कि 9+2 स्ट्रक्चर क्या में मदद करता है, तो आपको बोल देना है सीधे कि ये मोमेंट में मदद करेगा ना, मोमेंट में मदद करेगा। कैसे बना है ये भी बता सकते हो कि सेंटर में 2 माइक्रोट्यूबल्स और आउटसाइड में 9 डॉबलेट, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं कि आधारित कार्य मीन्स बेसल बॉडी क्या होती है, जिसे हम लोग आधारिकाय व आंतरिक संरचना कहते हैं। केंद्रीय नलिकाएं सेतु से जुड़ी होती है, केंद्रीय आवरण से ढकी होती है। परिधीय नलिकाएं आर्य दंड से जुड़ी होती है। 9 आर्य छड़ बनती है। परिधेय द्विक आपस से जुड़े होते हैं। पक्षमाभ व कशाभिका आधारिकाय से निकलते हैं। आधारिकाय तारक केंद्र सुदृढ़ संरचना बनाती है। तो आप पहले इसको समझो, ठीक है ना। ये लास्ट है हमारा स्लाइड। सिलिया और फ्लैजेला का बेस जिन संरचना से जुड़ा होता है उसे हम लोग बेसल बॉडी कहते हैं। यह स्ट्रक्चर सेंट्रोइड जैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, संरचना सेंट्रोइड के जैसा, सेंट्रोइड के जैसा होगा। इसके अंदर 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबल्स होंगे। इसके अंदर कितने होंगे, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है, होंगे। बेसल बॉडी ही सिलिया और फ्लैजेला को एंकर करता है। दोनों बेसल बॉडी और सिलिया को एंकर करता है। और थोड़ा कंक्लूजन, आज हमने क्या पढ़ा। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। साइटोस्केलेटन कोशिका को शेप और सपोर्ट देता है। सिलिया फ्लूइड मूवमेंट में मदद करता है। फ्लैजेला कोशिका की मूवमेंट के लिए। एक्सोनेम 9+2 स्ट्रक्चर सिलिया और फ्लैजेला की इंटरनल स्ट्रक्चर है। आगे वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लोग सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, नाभिक, सूक्ष्मकार, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानेंगे। थैंक यू।